हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। माई सेल्फ आरसी सर। यदि आप आईआईटी जेई की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी माध्यम के विद्यार्थी हैं, आईआईटी एडवांस करना चाह रहे हैं और दिक्कतें आ रही है, और खासकर अगर निर्देशांक ज्यामिति में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल बच्चे ये आपके लिए बिल्कुल ध्यान से सुनिए। स्पर्श रेखा के गुणधर्म, तो स्पर्श रेखा अपन 2 लेक्चर में कंप्लीट कर चुके हैं। अब कुछ कुछ बातें हैं उससे रिलेटेड, जहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में अपन आज बात करने वाले हैं। क्या तैयार हैं आप? पक्का? चलें तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्पर्श रेखा की लंबाई, बाह्य स्पर्श रेखा की लंबाई। अब स्पर्श रेखा की लंबाई का मतलब क्या है? तो मतलब क्या है बच्चे, अगर अपन कोई बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचते हैं, ये जैसे मेरा बाह्य बिंदु है, यहां से अगर आप स्पर्श रेखा खींचोगे P, तो इस स्पर्श रेखा की लंबाई ये होती है। P, इसको मैं T बोल देता हूं, या PA बोल दो, जो भी है PA बोल दो, है ना, PA। और एक स्पर्श रेखा इधर भी आएगी, इसकी भी अपन लंबाई निकाल सकते हैं। 2 स्पर्श रेखाएं आएंगी तो इसको भी बोल देते हैं। तो देखिए बच्चे ध्यान से, स्पर्श रेखा की लंबाई क्या बोल रहे हैं? बाह्य बिंदु से वर्त तक की स्पर्श रेखा की लंबाई। मतलब बाह्य बिंदु से आपने स्पर्श रेखा खींची है, ये x1 y1 बोल देते हैं। यहां से ये जो स्पर्श रेखा की लंबाई है वो क्या है? PA। तो PA का वैल्यू अपने को निकालना है। अब ये आपको पता होगा, PA का मान निकालो या PB का, ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और ये तो पता ना स्पर्श रेखा, अरे ये बहुत गजब का कंसेप्ट है बच्चे। PA बराबर PB पता होगा आई थिंक। अगर अपन बाह्य बिंदु से किसी भी वर्त पे 2 स्पर्श रेखाएं खींचे तो दोनों की लंबाई बराबर होती है बच्चे। और इस पे भी आईआईटी एडवांस में एक क्वेश्चन आया था बहुत गजब का, जिसमें प्योरली ये कंसेप्ट लगा था, पर वो समझ ही नहीं आया था। 90% स्टूडेंट्स को तो समझ ही नहीं आया था शुरू कहां से करें। वो शुरू हो रहा था यहां से, और आप जब जाके देखेंगे तो समझ जाएंगे कि बहुत भयानक क्वेश्चन था वो, है ना। तो इसलिए वो था। अब बात करते हैं कि ये लंबाई निकालें कैसे। तो लंबाई तो भैया निकलेगी तो वैसे ही कि जैसे देखो, इसका अगर वर्त है तो x² + y², मान लो मैं जनरल वर्त ही बोल देता हूं इसको, ये वर्त मान लेते हैं। इसका केंद्र अपने को पता है, केंद्र क्या है? -g - है। अब यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये यहीं मिलेगा। अब देखो बच्चे, इस वर्त की इस वाले त्रिभुज की सहायता से अपन इसका मान निकाल सकते हैं। कैसे? देखो ये है समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे अपन, है ना। अरे कर्ण कौन है इसमें? सर पता नहीं कर्ण कौन है। PC का स्क्वायर, ये है ना कर्ण 90 के सामने। PC² = PA² + AC²। तो सबका मान डाल दें। PC² का मान ला सकते हैं क्या? PC², देखो बच्चे इसका मान, अरे x1 + g का होल स्क्वायर y1 + f, दूरी सूत्र लगाया मैंने, = PA²। PA² तो निकालना है। AC² कैसे लाएंगे? अब आप AC² कैसे लाएंगे? हाँ बताओ मुझे, और कैसे लाओगे? क्या बात कर रहे हो सर? कहां से लाएंगे? कहां से लाएंगे? तो देखिए, अरे बच्चे ये तो त्रिज्या होती है, अरे ये तो r का मान है। तो r क्या होता है? r, अरे ये तो त्रिज्या के बराबर होगा, तो वो हो जाएगा g² + f² - c। तो अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये है x1² + 2gx1 + g² प्लस ये वाला करो y² + 2fy1 + f² = PA² + g² + f² - c। अब देखो बच्चे, g² से g² कैंसिल हो जाएगा, f² से f² कैंसिल हो जाएगा, तो PA² का मान मेरे पास कुछ आ रहा है। कितना आ रहा है? इसको इधर ले आओ तो x1² + y1² + 2gx1 + 2fy1 और +c। इसको पहचाने क्या? इसको पहचाने क्या बच्चे? अरे इसको पहचाने क्या है? क्या बात कर रहे हो? अरे इसको s बोले तो ये क्या है बच्चे? ये क्या है? S1। तो S1 = PA²। S1 = PA²। तो PA का मान कितना आ जाएगा? PA का मान आएगा √S1 और प्लस माइनस आएगा। पर प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये दूरी है, ये दूरी है, इसलिए केवल कौन सा लेंगे? प्लस ही लेंगे।
तो पी ए का मान √S1 आ गया। तो ये थी स्पर्श रेखा की लंबाई बाह्य बिंदु से √S1 होती है। बाह्य बिंदु से वर्त पे स्पर्श रेखा खींचे तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है बच्चे, बराबर होती है। और वो लंबाई किसके बराबर आती है, √S1। यहां पे बहुत अच्छे से ध्यान दें, गलती क्या हो जाती है, जो ये वर्त के लिए सूत्र बनाए जाते हैं ना बच्चे, वो वर्त के सूत्र तभी वैलिड होते हैं जब x² और y² का गुणांक क्या होना चाहिए, 1। मतलब x² व y² का गुणांक 1। अरे भाई जितने भी वर्त के सूत्र है ना, वो वर्त के जो सूत्र बनाए जा रहे हैं वो इस वाले समीकरण पे बनाए जा रहे हैं। तो मतलब जब आप ये सूत्र लगा रहे हो तो बिल्कुल एक बात की गारंटी कर लेना कि x² और y² का गुणांक कितना होना चाहिए, 1। यहां पे कई बच्चे गलती कर देते हैं, इसलिए बता रहा हूं। और ये बात आप ध्यान रखेंगे कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर होती है और वह लंबाई √S1 से निकाल सकते हैं। क्या ये बात क्लियर है? सर क्या याद करना है ये सूत्र? बिल्कुल याद करना है बच्चे। किसी ने नहीं लिखा शायद तो राज वापस राज लिख लेना। अरे राज हमेशा याद होना चाहिए ये सूत्र। क्लियर? चले तो चलिए बच्चे, अब एक चीज और आता है इससे रिलेटेड ही, ये x1 y1 है भाई, है ना। वर्त के सापेक्ष बिंदु की स्थिति, बिंदु की शक्ति पावर ऑफ पॉइंट, इसको बोलते हैं अपन पावर ऑफ पॉइंट। वर्त है उसके सापेक्ष बिंदु की शक्ति मतलब पावर ऑफ पॉइंट। अब ये भी काफी अच्छा कंसेप्ट है और इसका अपन आगे भी यूज करेंगे, पर यहां पे बताना जरूरी है। और आपने एक चीज पढ़ा होगा यार 10th क्लास में, पावर ऑफ पॉइंट तो परिभाषित ये √S मतलब ये S1 होता है। तो एक चीज यहां से रिलेटेड आपको काम आएगी, वो क्या होगी, जैसे यहां से अपन देखो एक स्पर्श रेखा खींचते थे, याद है, PT। फिर आपने ये यहां से एक ऐसी वाले और खींची होगी, PA गुणा PB। मतलब ये कहीं से भी जा सकती है भाई, इसके केंद्र यहां हो सकता है ना, केंद्र से जाना जरूरी नहीं है। कोई भी छेदक रेखा और स्पर्श रेखा, तो आपने ये पढ़ा होगा PA गुणा PB = PT²। और इनफैक्ट एक और रेखा खींच दूं तो उसके लिए जैसे CD आए तो वो भी सेम आएगा, मतलब वो भी इसी के बराबर आएगा, PC गुणा PD। तो ये वाला कंसेप्ट आपने पढ़ा है आई थिंक 10th क्लास में, नहीं पढ़ा है तो रट्टा मार लो। यहां मैं प्रूफ करने तो नहीं जाऊंगा और कोई फायदा नहीं है उस प्रूफ का। यहां 10th क्लास में या तो प्रूफ किया होगा, नहीं किया तो कोई जरूरी नहीं है। PA गुणा PB = PT² और PC गुणा PD। मतलब यहां से ये पॉइंट है तो PA गुणा PB या PC गुणा PD = क्या होगा, PT का स्क्वायर। भाई दो ये PT गुणा, भाई ये दोनों पॉइंट यहां हुआ क्या, ये और ये दोनों बिंदु यहां एक जगह आ गए, तो इसको तुम ऐसे ले जाओगे तो ये दोनों बिंदु A और B एक ही जगह आ जाएंगे, तो इसलिए PT का स्क्वायर। अगर बिंदु अंदर का है, अगर बिंदु P अंदर है, अगर बिंदु P यहां है तो भी वैलिड होगी ये चीजें, ये PA ये B, और ये जैसे कहीं से और जा रहे तो ये PC और PD, तो भी ये सेम चीज होगा, PA गुणा PB बराबर PC गुणा PD। तो ये चीज होती। अब यहां पे तो कोई स्पर्श रेखा आएगी नहीं अंदर के बिंदु से, तो इसलिए ये चीजें होती। तो ये बात क्लियर है। अब देखो ये चीजें रिलेटेड है इससे शक्ति से। शक्ति क्या होता है, S1। अरे भाई ये परिभाषित है ऐसे, वर्त के सापेक्ष किसी बिंदु की शक्ति क्या होती है, S1। अरे शक्ति का कोई सीधा मतलब वो बिंदु वहां पे रखो, जो मान आए वही शक्ति बोलते हैं। अब शक्ति प्लस का माइनस का वो हो जाएगा कब, बताइए यार, S1 का मान। अरे भाई अगर वर्त के अंदर बिंदु हुआ तो बताओ S1 का मान कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा ना। अरे वर्त के अंदर का बिंदु हुआ तो S1 का मान नेगेटिव आएगा, मतलब अपन बोल सकते हैं कि शक्ति कैसी होगी, नेगेटिव होगी। अगर वर्त के अंदर बिंदु हुआ तो उसकी शक्ति कैसी होगी, नेगेटिव। ये जानते हैं ना अपन, S1
अरे वृत्त के अंदर बिंदु होगा तो S1 ऋणात्मक आता है। हाँ हाँ, अरे देखा था यार, क्या बात कर रहे हो। हाँ, और बाहर होगा तो बाहर बिंदु, अगर बाहर बिंदु हुआ तो क्या S1 प्लस मतलब शक्ति उसकी कैसी आ जाएगी, पॉजिटिव आ जाएगी, मतलब शक्ति भी पॉजिटिव। तो ये बात होता है, वर्त के अंदर बिंदु मतलब S1 ही वर्त की शक्ति होती है, और ऊपर हुआ तो शक्ति का मान 0 आ सकता है भाई, शक्ति 0 भी हो सकती है ना। अब इन्हीं चीजों से रिलेटेड एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वो यह है बाह्य बिंदु के लिए। बाह्य बिंदु के लिए तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि पीए गुणा पीबी होता है पीटी स्क्वायर, और पीटी स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, S1 ही हो जाएगा। बाह्य बिंदु के लिए तो पीए बराबर पीबी स्क्वायर, पीए गुणा पीबी बराबर पीटी स्क्वायर होता है, और वो किसके S1 के ऊपर। पर ये सेम रिजल्ट अंतः बिंदु के लिए भी होता है। वहां क्या पीए गुणा पीबी इक्वल टू माइनस S1 क्यों लिखा मैंने ध्यान से, पीए गुणा पीबी मैंने माइनस का S1 क्यों लिखा, क्योंकि अंतः बिंदु है तो S1 का मान ऋणात्मक आएगा भाई। अगर बिंदु अंदर है तो S1 का मान ऋणात्मक आएगा, पर पीए और गुणा पीबी ये तो दूरी है, दोनों, तो इसलिए इनका मान धनात्मक है, तो ये भी धनात्मक बनाने के लिए मैंने क्या लगा दिया, माइनस लगा दिया। बाकी इसका अपन प्रूफ भी कर सकते हैं, प्राचलिक का यूज करके आराम से प्रूफ करके मैं 2-3 तरीकों से बता सकता हूं। पर बच्चे जहां तक मेरे को पता है वहां तक अगर आपकी चीजें ये देखो, इसका तो प्रूफ है ही पता, 10th वाले में किया था, तो ऐसा का ऐसा ही इसका भी आ जाता है, तो आराम से आप याद रख सकते हैं। तो इसलिए ये लाइन बड़े काम की लाइन है, पीए गुणा पीबी इक्वल टू पीटी स्क्वायर होता है, जो कि S1 हो गया, और अंदर बिंदु है, अंतः बिंदु है तो पीए गुणा पीबी माइनस S1, जैसे इस वाले के लिए क्लियर है। तो मतलब यहाँ पे अपन माइनस S1 लिख देंगे, ये अंदर वाले बिंदु की बात है भाई, अंदर वाले के लिए, और ये बाहर वाले के लिए, तो क्लियर हो जाएगा, कोई पंगा नहीं है। शक्ति एक बहुत छोटा सा कंसेप्ट, अरे बहुत छोटा, कि S1 ने शक्ति होती है, उसका नाम है शक्ति। क्या बात क्लियर है, बिल्कुल। तो चलिए अब क्या है, बाहर के बिंदु से अगर वर्त पे स्पर्श रेखाएं खींचे, कितनी स्पर्श रेखाएं आएंगी जनाब, 2। बाहर के बिंदु से वर्त पे स्पर्श रेखाएं खींचेंगे तो कितनी आएंगी, 2 आएंगी। तो वर्त पे यहां से मैंने 2 स्पर्श रेखाएं खींच दी, ऐसी 2 स्पर्श रेखाएं आ गई, ठीक है। इस बिंदु से 2 स्पर्श रेखाएं पीए और पीबी आ गई। इन दोनों रेखाओं के बीच में कौन चाहिए, तो एक तरीका तो वह है कि अपन स्पर्श रेखा युग्म का ही समीकरण लिख लें, मतलब वो यार थ्योरेटिकली अच्छा लगता है, मतलब स्पर्श रेखा युग्म का समीकरण कैसे, टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 देखा था, और बाद में कौन निकाल लो। पर ये तो महामूर्ख तरीका हो जाएगा ना, अरे ये वाला तरीका तो समझ रहे हो कहां चला जाएगा यार, टी स्क्वायर इक्वल टू S1 लिखने में ही नानी याद आ जाएगी, तो इसलिए ये तो नहीं करेंगे। तो फिर इन दोनों के बीच में कौन, तो यही होगा भाई, इन दोनों के बीच में कौन, तो यही होगा। तो अब इस कोण को निकालने का क्या और दूसरा तरीका है, तो इस कोण को निकालने का देखो, सर्कल में क्या होता है ना बच्चे, सर्कल में ज्यामिति से बहुत चीजें सरल हो जाती है, तो इसलिए मैंने इसको इससे मिलाया और इसको इधर से। अब देखो अगर मैंने इसको इससे मिलाया है तो ये कोण आधा आधा हो जाएगा, अरे ये थीटा कोण था तो ये आधा आधा हो जाएगा, क्यों, अरे ये तो बीचों बीच है ना, अरे यार ऐसे बताऊं ये और ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, ये सर्वांग सम त्रिभुज है, कि ये भुजा ये भी आर और ये भी कॉमन है दोनों की, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर, और ये भुजा उभयनिष्ठ, और ये कोण 90 डिग्री, तो ये दोनों सर्वांग सम त्रिभुज है, तो इसलिए ये वाला θ/2 हो जाएगा और ये वाला भी θ/2 हो जाएगा। ठीक है क्या बच्चों, ठीक है क्या। तो अब अगर अपन θ/2 का मान निकाल सकते हैं कैसे, ये तो r और ये √S1, और इसकी ये लंबाई पता है ना, अरे इसको तो और भी तरीके से निकाल सकते हो तुम। एक तो देखो ये वाली भुजा भी पता है और ये भुजा भी पता है और उसको भी निकाला जा सकता है, मतलब सभी भुजाएं ही पता है इसका। तो
तो इस ये भुजा पता है, ये तो आर होता है वर्त का और ये रूट S1 होता है, तो इसलिए ये भुजा पता, ये भुजा पता। तो इस त्रिभुज में आओ, कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज पीएसी में। त्रिभुज पीएसी में बताओ बच्चे, पीएसी में आर, आर इस कोण के लिए आर क्या है? लंब, और ये क्या है? आधार। तो आर बटा रूट S1 इक्वल टू टेन थीटा बाई 2। क्या ये बात क्लियर है? देखिए ध्यान से, आर इस वाले कोण के लिए आर क्या है? लंब, और ये क्या है? और ये क्या है? आधार। लंब बटा आधार, लंब बटा आधार इक्वल टू टेन थीटा 1। तो टेन थीटा 1 का टेन थीटा बाई 2 का मान आ जाएगा। यहां से टेन थीटा बाई 2 का मान आ जाएगा, या तो ऐसे कर लेना, थीटा बाई 2 बराबर इधर ले जाके इसको टेन इनवर्स लिख देना। यार ऐसे, अच्छा 11th क्लास के भी बच्चे हैं क्या? अरे इसको इधर ले जाके टेन इनवर्स बोल सकते हैं। अब ये दो को भी इधर ले जाओ तो क्या आंसर आ जाएगा? इस दो को भी इधर ले जाओ तो थीटा का आंसर आ जाएगा 2 टाइम्स टेन इनवर्स आर बाई रूट S1। याद कुछ भी नहीं रखना है, ध्यान रखना, याद कुछ भी नहीं रखना है कि अच्छा इस त्रिभुज में टेन, ये पूरा थीटा, ये थीटा बाई 2 तो दिस बाई दिस, टेन थीटा बाई 2 बराबर दिस बाई दिस। इसको आप एक सेकंड में लाने का कैपेबिलिटी होना चाहिए। भाई ये डायग्राम समझ सकते हैं ना यार? इतना डायग्राम समझ सकते हैं कि नहीं? अरे ये पूरा थीटा माना था मैंने, ये पूरा कोण थीटा माना था, इसका आधा ये आधा ये, तो इसका आधा ये, तो इस त्रिभुज में इतना तो लगा सकते ना। अच्छा इस कोण बराबर ये लंब बटा आधार टेन थीटा 1, तो टेन थीटा बाई 2 से यहां से थीटा का मान निकालेंगे ना, यहां से थीटा का मान ही निकाल लेना, थीटा का मान। अब एक तरीका मैंने लिखा है, ये इनवर्स करके, हो सकता है कुछ बच्चों को दिक्कत हो रहा हो, तो कुछ नहीं है, उन बच्चों को मैं बता दूं, अगर ये धनात्मक है तो इसको इधर ले जाके लगा दो टेन इनवर्स। बाकी पूरा टॉपिक आएगा 12th क्लास में इसको समझने के लिए, तो इसलिए ये चीजें हैं। बाकी यहाँ पे भी समझ गए होंगे, इसको दो ही लाइन, या तो ऐसे कर लेना, और या फिर आप यहां से एक तरीका तो ये है, ऐसे कर लो, या फिर ऐसा है कि टेन थीटा बाई 2 का मान है, तो टेन थीटा कैसे निकालें? टेन थीटा बराबर 2 टेन थीटा बाई 2 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। यहां पे ये वाला मान डाल देना, तो यहां से टेन थीटा का मान आ जाएगा, यहां से टेन थीटा का मान आ जाएगा। या और भी बहुत से तरीके हो सकते हैं इनको निकालने का, तो कोई भी तरीका यार, क्योंकि ये दूरी भी पता है, ये दूरी भी पता है ना मेरे को, ये दूरी भी पता है, तो मैं साइन थीटा का भी सूत्र लगा सकता था। जैसे ये पता है और ये पता है, तो मैं साइन थीटा बाई 2 क्या लिख सकता हूं? साइन थीटा बाई 2 इक्वल टू आर अपॉन पीसी। पीसी मैं निकाल लूंगा ना, पी से सी का दूरी तो निकल ही जाएगा, तो इसलिए ऐसे भी ला सकते हो। तो कुल मिला के बात इतनी सी है बच्चे कि अगर अपने को इन दोनों स्पर्श रेखाओं के बीच में कौन चाहिए, तो ज्यामिति से अपन ला सकते हैं, और अच्छे से ज्यामिति बनाओ। बहुत छोटी सी ज्यामिति है क्या, कि अच्छा ये दोनों स्पर्श रेखा, इनके बीच में कौन चाहिए था, तो ये आधा वाला कौन आ जाएगा, बस खत्म। क्या कर लेंगे? अरे कर लेंगे ना सर? नहीं समझ में आ रहा है? बिल्कुल बच्चे, फिर ये याद कर ले, फिर ये याद कर ले, इसके आगे का काम अपने आप तू कर लेगा। यहां से थीटा का मान निकालना है, बस इतना याद रख ले। क्लियर? चलिए, तो हाँ, त्रिभुज पीएबी का क्षेत्रफल। अब यहां पे जो पीछे अपन ने, देखो भाई मैंने इसके रेफरेंस पे लिखा है पीएबी, पीएबी। तो अब यहां पे बहुत से त्रिभुज चतुर्भुज बन रहे हैं, इनका क्षेत्रफल भी कई बार पूछा जा सकता है। ये मेरा पास है पी, यहां से मैं दो स्पर्श रेखाएं खींचता हूं, ये एक को स्पर्श कर, ये एक और ये बी को। अब अपने को कई बार इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा जाएगा। देखो यहां पे 3-4 त्रिभुज बन सकते हैं, ये सी है तो इसको मिला दो, इसको भी मिला दो, और इसको भी मिला दो। तो देखो यहां बहुत से त्रिभुज बन सकते हैं। एक त्रिभुज का तो इसने क्षेत्रफल पूछा है, वो तो है पी ए बी, है ना, और इसको यहां से मिला दो तो बहुत से त्रिभुज बन जाएंगे। जैसे त्रिभुज एक बन गया पी ए सी, त्रिभुज पी ए सी, पी ए सी, इसका क्षेत्रफल किसी को निकालना हो तो देखो सबसे आसान है ये, तो ये 90 डिग्री, ये आर और ये S1, ये वाली दूरी आर और ये S1, और ये कौन सा त्रिभुज है बच्चे? समकोण। तो इसलिए इस त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए तो क्या करेंगे? त्रिभुज पीएसी का क्षेत्रफल तो 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, तो इसका मैंने किसका निकाल के बताया आपको? पीएसी का।
अब कोई बोलेगा सर पीएबी का बताओ, पीएबी का, तो त्रिभुज पीएबी, पीएबी कौन सा है मेरा, पीएबी मैं वाइट ही वाइट से बना दूं क्या, ये वाला, इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल पीएबी। तो इसके लिए देखो बच्चे, जो कोण निकाला था ये थीटा है क्या, ये कोण थीटा है, ये कोण थीटा है, और ये साइड √S1 है, ये भी √S1 है। तो बच्चे एक तरीका होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर आपको निकालना है, अगर ये कोण है थीटा, ये साइड है ए और ये साइड है बी, तो इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 AB sin थीटा। याद रखना, अगर ये त्रिभुज का क्षेत्रफल अपने को याद होना चाहिए, हाँ आएगा, इसका प्रूफ भी आएगा, अरे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में बताएंगे, पर ये अपने को हमेशा याद होने चाहिए। इस वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, अगर ये भुजा और बीच का कोण पता है तो सीधा 1/2 AB sin थीटा, सीधा 1/2 AB sin थीटा। क्या ये बात क्लियर है, क्या ये बात क्लियर है, बिल्कुल। तो इसलिए इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, PAB का क्षेत्रफल चाहिए, तो यहां पे 3-4 तरीकों से अपन निकाल सकते हैं, पर जो सबसे बेस्ट हो सकता है वो ये हो सकता है कि ये भुजा पता, ये भुजा पता, कौन पता, तो 1/2 √S1 इंटू √S1, पहली भुजा दूसरी भुजा और इनके बीच के कोण का sin θ/2। और अगर आप देखेंगे 1/2, ये तो S1 sin θ आ गया, और sin θ/2 का मान अपन ने, अरे ना, sin θ/2 कहां से आ गया भाई, क्या बकवास कर रहे हो सर, sin θ पूरा कौन, तो sin θ। अब इस sin θ का मान अपन ला सकते हैं कैसे, एक तो अपने पास वो था tan θ/2 का मान आया था, देखो इसको θ/2 बोल के, tan θ/2 का मान कितना आया था, R/√S1। तो sin θ क्या हो जाएगा, tan θ/2 का मान ये है, तो sin θ क्या हो जाएगा, देखो त्रिकोणमिति आपको आना चाहिए, sin θ/2 का मान 2 tan θ/2 अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर θ/2। तो यहां से आप मान निकाल लोगे, यहां से आप मान निकालोगे sin θ/2 का, अगर मैं निकालना चाहूं तो 2R/√S1 अपॉन 1 प्लस R²/S1। तो S1 ऊपर जाएगा तो 2R√S1 बाई R² प्लस S1, ये आएगा, यहाँ पे ये मान पुट कर देना, ऐसे आ ही जाएगा। सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका याद रखने का जरूरत है, सूत्र याद रखने की जरूरत नहीं है, तरीका याद रख लो कि अच्छा अच्छा सर ने इसका यूज करके किया था। बाकी और भी तरीके हो सकते हैं बच्चे, थोड़ी देर बाद में जब अपन देखेंगे, अपन इस वाली भुजा की लंबाई निकाल सकते हैं, तो इस भुजा की लंबाई आ गई, इसकी भुजा की, इसकी आ गई, तो काम ही हो जाएगा। या फिर आप देखो ये वाला दूरी भी निकाल सकते हो, भाई ये θ/2 है, तो इसका यूज करके ये लंबवत तो हो गया होगा, तो ये दूरी निकाल लो, ये θ/2, और ये दूरी आपको पता है तो उससे भी आ जाएगा। तो बहुत से तरीके हो सकते हैं, यहाँ पे तो सिंपल ज्यामिति लगाने की जरूरत है, बाकी थोड़ा थोड़ा सोचना सीखो बच्चे थोड़ा थोड़ा सोचना सीखो। मैंने क्या बोला, मैं इस AD का मान भी ला सकता था, मैं इस AD का मान भी ला सकता था, कैसे, ये वाली भुजा पता है, ये वाला θ/2 पता है, तो इस AD का मान आ जाएगा ना, अरे भाई ये और ये और ये, तो इस वाले त्रिभुज में AD का मान ले आओ, और इधर वाला BD, AD बराबर BD होगा, ये तो बात पता ही है, AD बराबर BD होगा तो उससे आएगा। या त्रिभुज ABC का भी क्षेत्रफल पूछ ले, तो मतलब ज्यामिति, ऐसे क्वेश्चंस में ज्यामिति आपका सबसे ज्यादा साथ देगी। अरे आप फिगर बनाइए, थोड़ा थोड़ा देखिए, हो जाएगा त्रिभुज, लाल बट्टा कक्का से हो जाएगा, क्लियर है। अब चतुर्भुज PACB का क्षेत्रफल, उसी के रेफरेंस में BACB, C यहां से ये C है बच्चे, इस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल, इस वाले चतुर्भुज का अगर आपको क्षेत्रफल चाहिए तो देखिए बच्चे, इसका दो त्रिभुज में बांट लेते हैं, ये R है, ये √S1, तो ऊपर वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ले आओ, नीचे वाले का भी R है, ये √S1, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल प्लस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 पहले वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस वाले का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई प्लस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो कितना आ जाएगा R√S1।
तो इस चतुर्भुज का क्षेत्रफल सीधा r√s1 आ रहा है। बाकी आप ज्योमेट्री से देख सकते हैं, रट्टा मारना है तो वो भी मार सकते हैं, पर यार इतना सिंपल ज्योमेट्री है बच्चे, क्या अपन इसको कभी भूल सकते हैं? तो मेरा कोशिश यही है, क्यों मैं इनको बार बार बता रहा हूं कि आप थोड़ा सा सोचना सीख जाए, थोड़ा सा। बिल्कुल देखो, ये जो वर्त के कुछ क्वेश्चंस है ना बच्चे, ये ज्योमेट्री से बहुत इजी नहीं, बहुत इजी हो जाएंगे, बहुत इजी हो जाएंगे, इसलिए ये बात बता रहे। परिवर्त सभी के लिए, ये भाई इसको तो बहुत इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, इंपॉर्टेंट नहीं बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे, क्या है परिवर्त सभी के लिए, क्या है का परिवर्त? तो देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, देखिए बच्चे, ये त्रिभुज था, नहीं ये वर्त था यार, त्रिभुज कहां था? कुछ भी बोल रहे हो सर आजकल आप। ये बिंदु P था, ये बिंदु C था। यहां से अगर अपन ये A था, ये B था, ठीक है, P, A, B और C। अब यहां पे कितनी ज्यामितियां बनाई जा सकती है, कितनी ज्यामितियां बनाई जा सकती है? कुछ, कितनी अनगिनत। देखो मैं आपको गिनाता हूं अलग अलग, अगर मैं इनको सबको मिला देता हूं तो एक तो बना, देखो त्रिभुज, कितने त्रिभुज बने? PAC। एक बना त्रिभुज, मतलब इनका मैं नाम ही लिख देता हूं, त्रिभुज PBC, PAC, PBC। एक और त्रिभुज PAB, त्रिभुज PAB आ गया, त्रिभुज ABC। और एक चतुर्भुज भी बन रहा है, चतुर्भुज PACB। ये कितने ज्यामितियां हैं? और भी कोई दिख रहा है क्या भाई? त्रिभुज, चतुर्भुज, ये त्रिभुज, ये भी काउंट कर लो भाई ना, ये इसका नहीं होगा। हाँ, तो जितने सीधे सीधे PAB और C से जितने सीधी सीधी ज्यामितियां बन रही हैं, उन सभी ज्यामितियों का, PAB और C से जितनी ज्यामितियां बन रही हैं, उन सभी का अपने को निकालना है बच्चे परिवर्त। इन सब का परिवर्त, इन सब का निकालना है परिवर्त। परिवर्त गलत लिखा क्या? बिल्कुल सर गलत लिखे हो, ऐसे ही होता क्या परिवर्त? देख लेना यार, परिवर्त निकालना है। तो ऐसा कोई वर्त दिख रहा है क्या जो इन सब का ही परिवर्त हो जाए, जो इन सब का ही परिवर्त हो जाए? तो ध्यान से देखिए, ये 90 डिग्री है, इसका क्या कोई यूज हो सकता है? और हमेशा देखते रहे बच्चे, छोटी छोटी इंफॉर्मेशन, अगर कहीं 90 डिग्री एंगल आता है तो उसका त्रिभुज के साथ कोई कनेक्शन हो सकता है, कोई कनेक्शन हो सकता है। इसलिए यहां 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री है, यहां 90 डिग्री बन रहा है, यहां 90 डिग्री बन रहा है। तो अब देखिए बच्चे, अगर मैं इस PC को व्यास मानकर, PC को डायामीटर मान के एक वर्त खींचूं तो वो कहां से जाएगा? वो यहां से भी जाएगा। सुंदर बना नहीं? ध्यान से देखिए, अगर PC को व्यास मान के वर्त खींचूं, अगर मैं PC को व्यास मानकर वर्त खींचूं तो वो कहां कहां से जाएगा? यहां से भी जाएगा, यहां से भी जाएगा। क्यों जा रहा है ये यहां से, क्यों जा रहा है? देखिए बच्चे, मैंने PC को व्यास माना है, मैंने इसको व्यास माना, किसको? PC को व्यास, PC व्यास वाला वर्त। मैंने PC को व्यास माना तो ये वर्त इस बिंदु से जाएगा। क्यों? क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है, अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। इसलिए अगर आपने PC को व्यास मान लिया, अगर आपने PC को व्यास मान लिया तो देखो ये वर्त यहां से भी जाएगा और यहां से भी जाएगा। क्या PC को व्यास माना तो ये वर्त इस बिंदु से क्यों जा रहा है? क्योंकि अर्धवर्त में बना कोण समकोण होता है। इसलिए अगर ये व्यास है तो ये वर्त यहां से जाएगा और ये वर्त यहां से भी जाएगा। इसलिए ये एक ऐसा वर्त है बच्चे, PC व्यास वाला, PC व्यास वाला एक ऐसा वर्त है जो देखो इस चतुर्भुज के चारों शीर्षों से जाता है A, B, C, B।
पी ए सी बी, चारों शीर्षों से गया तो ये किसका, चतुर्भुज पी ए सी बी का परिवर्त हुआ। त्रिभुज एबीसी की बात करते हैं, ए बी सी, देखो ये वर्त त्रिभुज एबीसी के तीनों शीर्षों से जाता है, मतलब इसका भी परिवर्त हुआ। पीएसी कहां है, पीएसी इस वाले त्रिभुज के तीनों शीर्षों से जाता है, इसका परिवर्त, इसका भी परिवर्त और इसका भी परिवर्त। तो यहां पे पी ए और सी से जितनी ज्यामितियां बन रही हैं ये 5, उन सभी का परिवर्त एक ही है, एक ही है, परिवर्त एक ही है बच्चे, और उसका नाम है पीसी व्यास वाला वर्त। भाई पीसी वैसे भी खतरनाक चीज है, तो उसकी व्यास वाला वर्त बहुत गजब की चीज है बच्चे। ये स्लाइड सीधा क्वेश्चन, और अरे आईआईटी एडवांस में एग्जैक्ट सीधा ही क्वेश्चन पूछ लिया गया था। एग्जैक्ट सीधा क्वेश्चन कोई कैसे पूछ सकता, बिल्कुल यही सेम। और अब इस जो वर्त आएगा इसका केंद्र क्या आएगा, पीसी का मध्य बिंदु। भाई पीसी व्यास वाला वर्त है तो इस वर्त का केंद्र क्या होगा, पीसी का मध्य बिंदु। इस वर्त का केंद्र क्या, केंद्र है ना। तो बच्चे ऐसे छोटे छोटे रहे यार, मतलब ये स्लाइड आप मिस नहीं कर सकते। इस स्लाइड से देखिए 5 ज्यामितियां बन रही है, उन 5 का परिवर्त एक ही है, एक ही है। और ये जो कंसेप्ट है ना बच्चे कि अगर यहां 90 डिग्री कोण बन रहा है तो इसको व्यास मान के जब वर्त बनाएंगे वो यहां से जाएगा, और जब 90 डिग्री की बात आए तो एक बार सोच लेना कि अच्छा वर्त बनाना है तो फिर उसके सामने वाला को व्यास ले लेना। तो ये काफी क्वेश्चंस में आपकी हेल्प कर सकता है। क्या बात क्लियर है, सीधा क्वेश्चन करते हैं वही सेम, इसी जो कंसेप्ट अभी पढ़े हैं उन पे बेस्ड क्वेश्चंस है। खुद से आंसर निकालिए बच्चे, नहीं तो कोई काम का नहीं है। हाँ, बिंदु से वर्त पर स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची जाती है, सी वर्त का केंद्र है, तो ज्ञात करिए। पहला बोल रहे हैं स्पर्श रेखा की लंबाई, तो स्पर्श रेखा की लंबाई तो √S1 होता है। √S1 का मतलब क्या है, ये बिंदु इसमें डालना है, तो डाल दीजिए बच्चे, 7 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर माइनस 4 गुणा 7 प्लस 6 गुणा 12 माइनस 12, तो कितना आ रहा है, देखो 7 7 49 प्लस 12 12 144 माइनस 7 चौक 28 प्लस 12 छिकानी 72 माइनस 12, है ना। तो भाई ये 28 और 12 कितना हो जाएगा बच्चे, 28 और 12 40, तो यहाँ पे बचे 9, और यहाँ ये 72 किसका, प्लस का ही है क्या, 72 प्लस का ही है, तो बच्चे कितना हो जाएगा, 9 इसमें जोड़ दो, तो 9 इसमें 153, 9 इसमें जोड़ दो 153, और 72 कितना हो जाएगा, 225 हो रहा क्या, हाँ 225, तो इसका तो 15 आंसर आ गया यार, बड़ा शानदार आंसर आया है। अरे देख लो यार, प्लस माइनस तो कर ही लोगे बच्चे, प्लस माइनस कर लोगे क्या, बिल्कुल कर लेंगे सर। अरे √S1 समझ में आता है सभी को, स्पर्श रेखा की लंबाई √S1, तो शायद समझ जाएंगे। इसमें से 40 माइनस किया 9 बचा, 153 हो गया, और 220 225, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो इसमें तो कुछ दिमाग नहीं। स्पर्श रेखाओं के बीच कोण, अब जो स्पर्श रेखाएं आएंगी उनके बीच का कोण चाहिए, उनके बीच का कोण चाहिए। तो मैंने बोला था बच्चे आधा कोण ले ला, आधा कोण यहां से यहां आर, और ये √S1, तो ये पूरा कोण तो थीटा होगा, तो ये θ/2 हो जाएगा। तो tan θ/2 बराबर अपने को देखो tan θ/2 दिख रहा है ना साफ साफ, r/√S1, r/√S1। तो r का मान, इस वाले वर्त की त्रिज्या कितनी है बच्चे, इस वर्त की r कितनी है, r g² f², तो ये 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 12 तो 5 है, 5 है, तो बच्चे ये आ गया 5/15, दैट इज 1/3। तो tan θ/2 इक्वल टू 1/3, तो थीटा क्या, मतलब θ/2 बराबर tan इनवर्स, आप ऐसे लिख सकते हो 1/3। अगर आगे वाला धनात्मक हो तो सीधा सीधा ये लिख सकते हो, और थीटा बराबर 2 tan इनवर्स 1/3।
या तो ऐसा आंसर मिल सकता है बच्चे। और आप देखो 11th क्लास के बच्चे हैं तो बहुत परेशान हो सकते हैं या उनको करा जा सकता है, क्योंकि क्वेश्चन बनाने वाले को थोड़े बता आप 11th क्यों, तो इस पे क्वेश्चंस आते हैं। यहां तक आने के बाद भी प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो यहां से एक तरीका तो ये था, ये निकाल। अब ये ऑप्शन में ना मिले तो क्या करें, तो ऑप्शन में क्या मिल सकता है, ऑप्शन में ऐसे यहां से टेन थीटा का वैल्यू निकालो। टेन थीटा का वैल्यू 2 टेन थीटा, तो 2 इंटू 1/3 अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये 3 कट जाएगा 6। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो बच्चे, 6/8 तो 3/4 हो जाएगा। तो यहां पे ऐसा भी लिखा जा सकता है थीटा बराबर टेन इनवर्स, तो यहां से थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4, मतलब यहां से आंसर ऐसा भी लिखा जा सकता है थीटा बराबर टेन इनवर्स 3/4। और किसको किसी को यहाँ इसमें भी हो सकता है ना पंगा, मतलब इसमें भी उसको जक ना पड़े, तो वो क्या कर सकता है, वो यहाँ से साइन इसका टेन थीटा/2 का मान आया, यहाँ से क्या कर सकता है, वो साइन थीटा का मान निकाल के साइन इनवर्स में दे सकता है, या cos थीटा का मान निकाल के cos इनवर्स में भी आंसर लिख सकते हैं। तो ध्यान दे बच्चे, ये एक छोटा सा स्टेप है जो आपका कई बार टाइम बचा देगा। यहां तक आगे अब अच्छा आंसर तो आ नहीं रहा है, ऐसा ही आ रहा है, तो हो सकता है उसने किसी दूसरे तरीके से आंसर निकाला हो तो उसका आंसर इस फॉर्मेट में नहीं आया हो। तो फिर क्या करोगे, अगर उसने टेन इनवर्स के रूप में आंसर दिया है तो आप यहां से टेन थीटा निकालो, अगर साइन इनवर्स के रूप में दिया तो साइन थीटा निकालो, कोस थीटा निकालो, फॉर्मूले तो पता ही है ना, अरे साइन थीटा 2 टेन थीटा/2 अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर कोस थीटा। तो इसलिए यहां आने के बाद एक तरीका ये, दूसरा यहां से टेन थीटा/2 का मान आ गया, साइन थीटा का मान, कोस थीटा का मान, टेन थीटा का निकाल सकते हैं, और इस टाइप से भी आंसर आप दे सकते हैं। क्लियर है? अरे वो 53 वो फिजिक्स में ही होते हैं, बावड़े बनाए जाते हैं, यहाँ 53 नहीं चलता मैथ में। क्यों नहीं चलता? क्योंकि वो लगभग मान है, लगभग मान मैथ्स में कुछ नहीं होता। तो इसलिए ध्यान दे, समझ में आ गया दोनों क्वेश्चन? अरे समझ में आते हैं तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा बच्चे, स्पर्श रेखाओं के बीच का। अब आगे चलते हैं, चतुर्भुज पीएसीबी का क्षेत्रफल। तो चतुर्भुज पीएसीबी का क्षेत्रफल बोल रहा है, उस वाले चतुर्भुज का क्षेत्रफल की बात कर रहा है, पीएसीबी इस वाले का। तो इस वाले का तो अपन ने देखा था ना, ये आर और ये रूट S1, तो ये दो त्रिभुज थे, एक ही, तो इसका तो क्षेत्रफल सीधा ही सीधा हो जाएगा। थर्ड वाले का तो क्या आर इंटू रूट S1 आ गया था ना, तो आर का मान कितना, त्रिज्या का मान 5 आया था, इंटू रूट S1 का मान 15 आया था, तो 15 5 75। अरे चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब बोल रहा है पीएसीबी का परिवर्त, किसका परिवर्त चाहिए इसको, पीएसीबी का परिवर्त चाहिए। पीएसीबी का परिवर्त तो अपन ने क्या बोला था, पीसी व्यास वाला, तो बिंदु पी तो दिया है अपने को, देखो भाई पीसी व्यास के लिए बिंदु पी चाहिए अपने को, कितना है पी 7,12, और इसका केंद्र देखिए 2,-3, तो केंद्र तो है 2, अरे इस वर्त का केंद्र 2,-3 और वो 7,12, तो ये 7,12 है, और केंद्र है 2,-3 केंद्र। हाँ, तो बस पीसी व्यास वाला। अगर व्यास के सिरे ये है तो वर्त का समीकरण x माइनस x1, याद है ना भाई, x माइनस x2 प्लस y माइनस y1 y माइनस y2, यही आंसर है बच्चे, x² प्लस y² माइनस 9x माइनस 9y, और ये 7×14 प्लस का और माइनस का 36, मतलब माइनस का 22 आ रहा है बच्चे, भाई 7×14 हो जाएगा, और बार दिन 36 में से 14 क्या, तो यही आंसर है। तो कर सकते हैं क्या बच्चे? अरे अब मैंने तो इस चतुर्भुज का पूछा था, अगर वो एबीसी का पूछता तो त्रिभुज एबीसी का परिवर्त, तो भी यही होता क्या, मतलब किसी का भी परिवर्त पूछे आंसर यही होगा, कौन सा, पीसी व्यास वाला वर्त, क्या बात क्लियर है बच्चे? क्या क्रिस्टल क्लियर है बच्चे? बिल्कुल सर। तो चलिए, जीवा की लंबाई, किसकी जीवा, वर्त की जीवा ऑफ कोर्स। तो जीवा की लंबाई की बात करेंगे बच्चे, कि अगर कोई वर्त है मेरे पास
कोई वर्त है तो इसकी जीवा की लंबाई, मतलब एक रेखा है जो इस पे जीवा काट रही है, तो जीवा ये होगी। इस जीवा की लंबाई कैसे निकालोगे? जीवा की लंबाई बराबर मतलब AB, AB का वैल्यू आपको निकालना है। तो देखो एक तरीका तो अपन है ज्यामिति से निकाल सकते हैं, तो ज्यामिति वाला तरीका मैं बता रहा हूं। ज्यामिति वाला तरीका क्या है, ये केंद्र दिया जाएगा, यहां से इस पे लंब डाल सकते हैं अपन, तो ये PC अपने पास आ जाएगा और ये R है, और अब लगा देंगे कौन सा। और अगर वर्त के केंद्र से जीवा पे लंब डाल रहे हो और पहली बार डाल रहे हो तो ध्यान देख लेना ये बराबर होगा। अरे 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 10th क्लास की चीजें आ रही है बच्चे। अगर आप वर्त के केंद्र से जीवा पे लंब डालते हो तो ये उसको 2 समान भागों में बांटता है। ये वाली बात पता है कि नहीं है? अरे पता नहीं है कि अगर ये जीवा पे अपन वर्त के केंद्र से लंब डालते हैं तो ये 2 समान भागों में बांटता है, और ये याद है ना? अरे ये बात पता है कि नहीं? वर्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब उसको 2 समान भागों में समद्विभाजित करता है। या उल्टा भी याद किया होगा, जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से मिलाने वाली रेखा जीवा के लंबवत होती है। तो ये तो बात यार याद ही है ना? अरे याद है ना? बिल्कुल याद है। तो वही चीज कि ये आधा ये आधा। तो देखो बच्चे यहां से अपन PB का मान कैसे निकाल सकते हैं? PB इक्वल टू, या तो पाइथागोरस लगाएंगे यार, R स्क्वायर मतलब BC स्क्वायर इक्वल टू PC स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर। तो PB स्क्वायर का वैल्यू देखिए बच्चे, PB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर माइनस PC स्क्वायर। अब PB का मान, अब BC तो क्या है? BC तो R है, तो R स्क्वायर, और PB क्या है? यहां से डाले गए लंब की लंबाई तो है, लंब की लंबाई है, उसको मैं P बोल देता हूं, तो R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। याद है PB का मान ये आ गया, तो AB का मान क्या आएगा? AB भाई ये आधा और ये आधा, तो AB बराबर क्या हो जाएगा बच्चे? AB बराबर क्या हो जाएगा? इधर लिख देते हैं यार, AB बराबर क्या होगा? 2PB। तो 2 टाइम्स अंडर रूट R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। P स्क्वायर क्या है ये ध्यान से देख लें। P स्क्वायर क्या है? R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। P स्क्वायर क्या है? वर्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई। P क्या है? वर्त के केंद्र से जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, जीवा पर डाले गए लंब की लंबाई, और R क्या है बच्चे? त्रिज्या। तो ये बात है। अब इस जीवा की लंबाई मैं अभी आपको बता सकता हूं सभी वक्रों के लिए, बहुत गजब का तरीका बताऊंगा, बहुत गजब का। और इसके लिए पता नहीं कौन कौन से सूत्र याद करके मर जाते हैं बच्चे, और जब क्वेश्चन आता और एग्जैक्ट, अरे IIT एडवांस सेम टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है इस पे, और वो फॉर्मूला मैं बताऊंगा परवलय में। यहां पे भी मैं बता सकता हूं, पर इतना यार क्यों 2 जगह टाइम वेस्ट करना है। वहां पे बहुत अच्छे से बताऊंगा कि इसका एक छोटा सा सूत्र होता है x1 माइनस x2 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस m स्क्वायर। और इस सूत्र की इसी साल 2021 में एक, मतलब क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है, एकदम सीधा सीधा ये सूत्र बेस क्वेश्चन आया था, एकदम सूत्र बेस क्वेश्चन आया था। तो इसलिए ये आगे बताऊंगा, ये भी नहीं बता रहा हूं ऐसा कुछ सूत्र होता है, इसका क्या मीनिंग होता है वो सब आगे। पर वर्त के लिए अपन ज्यामिति से बहुत सरल कर सकते हैं। किसी को ये नहीं याद रहेगा तो उसके लिए मैं तरीका बता दूंगा, पर तरीका बच्चे ये तो याद रहने वाली बात ही नहीं है, छोटा सा बात है। तो वर्त के लिए इससे काम चलाओ जब तक कि वो ना आए, पर ये ज्यादा बेटर है वर्त के लिए, तो इसलिए यही याद रखने। जीवा की लंबाई तो 2 टाइम्स R स्क्वायर माइनस P स्क्वायर। P क्या है? वर्त के अंदर से जीवा। अरे छोटी छोटी चीजें ये काम बहुत बड़ा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, याद करना। याद करना बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ अब देखो ये क्वेश्चन है, जैसे बिंदु से जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण याद करें जो वर्त पर 8 इकाई का अंतखंड बनाए। ऐसे क्वेश्चन इसमें बार बार आपको मिलेंगे। क्या बोला है कि इस बिंदु से जाने वाली 2 रेखाओं का समीकरण ज्ञात करें। ये चीज आपको कई बार परेशान करेगी। मतलब ये बोल रहा है कि इस बिंदु से 2 रेखाएं जा रही है, मुझे नहीं पता ये बिंदु कहां है, मैं तो मान लेता हूं ऐसे।
दो रेखाएं जा रही है जो इस वर्त पे कितने इकाई का अंतखंड काट रही है, 8 इकाई का। एक रेखा ऐसी जाएगी तो एक रेखा ऐसी भी जाएगी। सर अब करें तो करें क्या, भाई इसने अंतखंड की लंबाई दे दी, अंतखंड की लंबाई दे दी तो क्या करें। तो इसमें देखो देसी जुगाड़ काम आते हैं और बहुत अच्छे से काम आते हैं। तो ध्यान से देखिएगा बच्चे ऐसे क्वेश्चन को, और कभी भी वैसे सरल रेखा में भी एक दो बार अपना सामना हुआ था कि एक रेखा का समीकरण निकालना है जो इस बिंदु से जाती है, इस बिंदु से जाने वाली एक रेखा का समीकरण चाहिए या दो रेखा का चाहिए। अरे दो नाम देख के कंफ्यूज नहीं होना, दो अपने आप आ जाती हैं, दो रेखाएं अपने आप आ जाती है। तुम तो ये लगाओ कि इस बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखो, फिर जो कंडीशन दी है उसको लगाने की कोशिश करो। तो क्या कंडीशन है, इस बिंदु से जाने वाली रेखा और उसके बारे में कुछ भी नहीं दिया। तो माना रेखा क्या है, माना रेखा क्या है, y माइनस y1 इक्वल टू m, m मान लो ना इसका ढाल, भाई ढाल ही तो नहीं पता, y माइनस y1 m टाइम्स। तो अगर आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि एक बिंदु से जाने वाली रेखा लिखनी, मतलब बिंदु दिया हो, तो क्या कर लेना, y माइनस y1 बराबर m टाइम्स x माइनस x। तो इस रेखा को थोड़ा अच्छा लिखेंगे तो क्या आ जाएगा ये, चलो थोड़ा अच्छा जरी लिख देते हैं। तो mx माइनस y माइनस 2m प्लस 3 इक्वल टू 0। तो ये रेखा आ गई, रेखा का समीकरण ये आ गया। माना उस रेखा का समीकरण ये हो गया। अब m का मान लाना है, m का मान लाने के लिए एक प्रतिबंध चाहिए। एक प्रतिबंध क्या है, एक प्रतिबंध क्या है, तो प्रतिबंध ये है कि ये रेखा 8 इकाई का अंतखंड काटती है। मतलब इसकी लंबाई कितनी है बच्चे, 8, इसकी लंबाई कितनी है 8। इस पूरे अंतखंड तो इतना ही होता है ना बच्चे, यही, तो इसकी लंबाई 8 है। तो यहां से लंब डालेंगे तो इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी, 4। इसकी लंबाई 4 क्यों, अरे आधा आधा। और इस वर्त की त्रिज्या कितनी है, इस वर्त के केंद्र क्या है बच्चे, केंद्र देखो वर्त का 4,6 और वर्त की त्रिज्या r देखो 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर माइनस 27। तो 4 स्क्वायर 6 स्क्वायर 4 स्क्वायर 4 4 कितना हो रहा है बच्चे, 4 और 6, 4 और 6 तो 4 चौक 16 प्लस 36 माइनस 27। तो ये कितना हो रहा है बच्चे, कितना हो रहा है बच्चे, 16 और तो 52 हो रहा है क्या, 52 हो रहा है क्या, 52 माइनस 27 दैट इज 25। तो 5, वर्त की त्रिज्या कितनी है, 5, वर्त की त्रिज्या 5 है। तो ये लंबाई, इसका मान 3 आ गया क्या, p का मान 3 आ गया रे, पाइथागोरस त्रिभुज। अरे यार समकोण त्रिभुज में ये 5 ये 4 तो ये 3 अपने आप आ जाएगा क्या, अरे p की लंबाई अपने आप आ जाएगी। ये 4 कैसे आया, 8 अंतखंड था, ये त्रिज्या 5 थी, ये 5 हुआ तो ये कितना हो गया, 3। तो एक कंडीशन क्या आ गया, प्रतिबंध क्या आ गया कि वर्त के केंद्र से इस रेखा पे डाले गए लंब की लंबाई कितनी है, मतलब वर्त का केंद्र 4,6 से रेखा की दूरी, से रेखा की दूरी बराबर कितना है, 3 या बराबर p। तो बताओ इस बिंदु से इस रेखा की दूरी, तो ये इसमें रखो, अरे पता ना इस बिंदु से इस रेखा की दूरी कैसे निकालते हैं, 4m माइनस 6 माइनस 2m प्लस 3 का मॉडुलस अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू कितना रे, 3। तो ये क्या हो रहा है, 2m माइनस 3 का मॉडुलस इक्वल टू 3 टाइम्स अंडर रूट m स्क्वायर। वर्क कर दो बच्चों, वर्क करोगे तो क्या आएगा, 4m स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6 दूनी 12m इज इक्वल टू 9m स्क्वायर प्लस 1। तो थोड़ा अच्छा करो, उधर ले चलते हैं सबको। तो 9 माइनस 4 तो 5m स्क्वायर, 9 से 9 कट जाएगा प्लस का 12m इक्वल टू 0। तो m के दो मान आ रहे हैं, m के दो मान आ रहे हैं, m के दो मान आ रहे हैं, एक m का मान 0 और एक m का मान माइनस का 12/5। m के दो मान आ गए, तो देखो अपने आप ही दो रेखाएं आएंगी, m के दो मान आ गए, m के दो मान आ गए। देखो मैंने कुछ नहीं किया है, इसके बाद में सॉल्व किया है केवल, अरे यार स्क्वायर किया है, इधर उधर करा है, सीधा सीधा बात लिखी है तो सीधा सीधा आंसर अपने पास ही आ रहा है। तो यहाँ m के दो मान डाल दो, दो रे, एक तो m का मान 0, m का मान 0 डालिए बच्चे,
0 माइनस वाई प्लस 3 इक्वल टू 0। तो एक तो आ गया y माइनस 3 इक्वल टू 0। एक समीकरण ये, दूसरा m का मान डालिए माइनस का 12/5, तो माइनस 12/5x माइनस वाई माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 24/5 हो जाएगा। ये माइनस 12/5 डालो, 24/5 प्लस 3, तो 5 से गुणा कर दो भाई, माइनस का 12x माइनस का 5y प्लस 24 प्लस 15, तो आ जाएगा 12x प्लस 5y माइनस 39 इक्वल टू 0। एक और एक दो रेखा, तो सीधी सीधी आ जाएंगे। तो ये निर्देशांक ज्यामिति में जब ये मिले ना कि दो रेखाएं, तो परेशान नहीं होना, जो चीजें दी है उससे आप तो एक रेखा मानो और स्टार्ट करो, रेखा मानो स्टार्ट करो, आगे अपने आप ही वो हो सकता है m के मान 2 आ जाएंगे, तो दो रेखाएं हो जाएंगी। तो इसलिए इस नाम से नहीं घबराना, और कैसे अपने को छोटी छोटी चीजों का यूज करना है तो वो आप समझते रहें। समझ सकते हैं क्या बच्चे? अरे समझ सकते हैं। एक बिंदु से जाने वाली रेखा लिखा, फिर ये अंतःखंड का कैसे मैंने यूज किया वो करा, तो ये आंसर अपना आ जाएगा। क्या बात है? क्लियर है? तो आज के जो लेक्चर में अपन ने देखा है छोटी छोटी चीजें बच्चे बहुत बारीकी से लिख लो, और अब चीजें थोड़ी सी अच्छी है जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ना शुरू कर दो। कहीं दिक्कत आया तो वापस देख लो। ये अरे सबसे बड़ा ऑनलाइन का फायदा कि अगर मेरे को एक बार में समझ में नहीं आता तो मैं 3 बार देख सकता हूं, ये कहीं नहीं मिलेगा। अरे बच्चे अगर आपके जुनून है ना आईआईटी वाला, तो 4 बार 5 बार देख लो वीडियो को, और इससे पहले ना कहीं आपके लिए वीडियो थे और ना और आने वाले, ये भी मैं बता दूं। क्योंकि अगर इस लॉकडाउन में भी नहीं आया ना हिंदी माध्यम के, तो अब नहीं आने वाले। तो अगर आप चाहते हैं अच्छे बने और अच्छे वीडियो आए, तो बिल्कुल शेयर सब्सक्राइब लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। इफेक्टिव तैयारी करो।